कहाँ तक हो गया था? 143 हो गया था, कराना है। चलिए, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर इज ऑफ, जिसका चार्ज ज्यादा साइज छोटा। 143 पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम। ठीक है, पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम किसमें है? पहला दे रखे हैं लिथियम, दूसरा दे रखे हैं बेरिलियम, तीसरा दे रखे हैं सोडियम, और चौथा दे रखे हैं पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम का। साइज छोटी है, चार्ज ज्यादा है। अगला देखते हैं 144। मिटा दें। 144 देखिए, solid NaCl is a bad conductor of electricity. से solid NaCl ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कारण दे रखे हैं ये। पहला, in solid NaCl there are no ions. In solid NaCl there are no ions. सॉलिड NaCl में आयन नहीं होते हैं। ठीक है, क्या ऐसा ही है? ना, ऐसा नहीं है। अगला, सॉलिड NaCl इज कोवैलेंट। सॉलिड NaCl इज कोवैलेंट, आयनों से बना होता है और आयनिक होता है, ये भी गलत है। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयन। आयनों में गतिशीलता नहीं होती, वेग नहीं होता, यही सही है। सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी इन आयन। आयनों में वेग नहीं होता, यही सही है। और चौथा दे रखे हैं नो इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड NaCl देयर आर नो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आयन के अंदर होते ही हैं, ठीक है, गति न करने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब देखते हैं क्वेश्चन 145। किसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन 145। पहला है NH4+। ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। दूसरा है BF4-। BF4-, ये भी टेट्राहेड्रल। पांचवा है, तीसरा है XeF4, यही होता है स्क्वायर प्लेनर, अर्थात यही प्लेनर होता है। चौथा है
SCl4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ये कैसा होगा? SCl4, ये सीसा से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं 146। क्लोरीन आइटम और क्लोराइड आयन में किस चीज का अंतर होता है? क्लोरीन आइटम और क्लोराइड आयन, ठीक है। इसमें दे रहे हैं अंतर प्रोटॉन का। प्रोटॉन इसमें भी 17 होता है, इसमें भी 17 होता है। अगला न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन जो है 35 एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें 18, इसमें भी 18 मास नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें 17 होता है और इसमें 18 होता है। और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों में तो केवल इलेक्ट्रॉन में अंतर, क्लोरीन में 17, क्लोराइड आयन में 18। अगला 147। Xenon hexafluoride molecule has geometry XeSO। कैसी ज्योमेट्री होती है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री स्क्वायर। इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देख लें। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 6, यानी sp3d2। ऑर्बिटल ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑर्बिटल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर कितने होते हैं? इसमें 2 होते हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, बता भी चुके हैं इसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन 148। हटा दें। क्वेश्चन 148। रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। पहला हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ना। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये तो सही है, आबंधन के पहले ऑर्बिटल्स का मिक्सअप होना। दूसरा दे रखे हैं sp2 ऑर्बिटल्स में 2 p और 1 s। sp2 1 s और 2 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग नहीं दे रहे हैं, ये भी सही है। तीसरे में दे रहे हैं dsp2 में ऑर्बिटल 90 डिग्री पर होते हैं। dsp2 ये स्क्वायर प्लेनर होता है और ऑर्बिटल इसमें कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर, ये भी सही है। चौथा कह रहे हैं D2sp3 डायरेक्टेड टुवर्ड रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। D2sp3 ये ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रॉन नहीं, ऑक्टाहेड्रॉन। यही गलत है, जो गलत है वही सही विकल्प है। इन्होंने टेट्राहेड्रॉन दिया है ना,
टेट्राहेड्रॉन, जबकि है क्या ये ऑक्टाहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन नहीं, टेट्राहेड्रॉन गलत है, ऑक्टाहेड्रॉन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 149। हाँ डी, हाँ क्या हुआ? sp2 स्क्वायर प्लेनर यही तो बनाया है। 4 ऑर्बिटल है, दोनों चारों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। 4 ऑर्बिटल है, प्रत्येक XeF2 डी है, ये कोऑर्डिनेशन में मिलेगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। डी पहले वाले यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको हमने पढ़ाया भी नहीं है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल इसके हैं, मिटा दें। अगला आते हैं CaF2 छोड़ देते हैं, बहरहाल देख लीजिए 149 CaF2 में प्रत्येक कैल्शियम आयन ये किससे घिरा होता है? 8 फ्लोराइड आयन से। और प्रत्येक फ्लोराइड आयन ये किससे घिरा होता है? 4 कैल्शियम आयन से, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, ठीक। अगला 150 पेयर ऑफ बेस ऑफ डीएनए आर हेल्ड बाई। डीएनए में जो बेस होते हैं, एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डीएनए पेयर ऑफ बेस किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें होते हैं। अगला, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कंटेन। अगर चीनी को पानी में घोल दिया जाए तो पानी में क्या होंगे? 151 सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री मॉलिक्यूल। सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसमें फ्री मॉलिक्यूल। शुगर जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यह आयनों में टूटता नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल के रूप में वहां रहता है। ये क्या पेयर ऑफ बेस? हाँ, जो एडेनिन और थाइमिन है, गुआनिन और साइटोसिन है, ये बेस होते हैं, इनके बीच की आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। Which of the following molecule is linear? इसमें लीनियर मॉलिक्यूल एसेटिलीन है, लीनियर मॉलिक्यूल एसेटिलीन, लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। बेंजीन हेक्सागोनल होता है, अमोनिया पिरामिडल होता है, वाटर बेंट होता है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सागोनल होता है, ठीक है ना। जो जिगजैग भी होता है, जिगजैग हेक्सागोनल। Which one of the following molecule है जीरो डाइपोल मोमेंट? जीरो डाइपोल मोमेंट किसमें होगा? 153 में, कार्बन डाइऑक्साइड में जीरो डाइपोल मोमेंट, म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यही हम लोग पढ़ भी रहे थे आज, इसके पहले की क्लास में। 154 में देखिए,
मोस्ट पोलर बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, कार्बन फ्लोरीन, ठीक है ना। बॉन्ड डाइपोल किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। तो बॉन्ड डाइपोल कार्बन फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। इसी में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सबसे ज्यादा है। अगला है 155 Which concept best explain the fact that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol? देखिए इनका कहना है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट मोर वोलेटाइल है किसकी तुलना में, पैरानाइट्रोफिनॉल के। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो है लेस वोलेटाइल है, ठीक है ना। कारण क्या होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसोसिएशन है मॉलिक्यूल का, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर। जहां एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्ड का पढ़ाया वहां लिखाया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ नो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बना सकते हैं, बोलिए भाई, छोड़ दें। चलिए अगला जो है 156 विकल्प, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। 156 फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी ना, एक सरलता से इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा सरलता से इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। हटा दे। देखिए इसमें इनका कहना है फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अगर कोई कोवैलेंसी है, कहीं पे कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी आती जाती है, ठीक है। या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहीं पे है, इसमें कोवैलेंसी आती जाती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी में कोवैलेंसी कब आता है, जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, पोलराइजिंग पावर हाई हो, पोलराइजेबिलिटी हाई हो, पोलराइजिंग पावर कब होता है, स्मॉल आयन कैटायन, और इस पर चार्ज क्या हो, हाई चार्ज। पोलराइजेबिलिटी कब होती है, लार्ज एनायन और हाई चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी, अगर कैटायन बड़ा हो और उस पर चार्ज कम हो, तो इसका उल्टा हो, स्मॉल ये लार्ज हो और ये स्मॉल हो, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ज्यादा, ठीक है ना। या हम कहें स्मॉल कैटायन और हाई चार्ज,
अगर ऐसा है तो कोवैलेंसी आती है। अगर लार्ज कैटायन है और इस लो चार्ज है तो क्या आती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तब इलेक्ट्रोवैलेंसी ज्यादा होती है। तो इसमें देखिए, लो चार्ज ऑन आयन, लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, यही सही है। चार्ज लो हो, कैटायन छोटा हो, बड़ा हो एनायन छोटा, पहला ही विकल्प। अगला देखते हैं क्वेश्चन 150 से। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। छोड़ देते हैं इसको। अगला, मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ F2, N2, H2, C2, H4। तो एथीन C2H4 में मल्टीपल बॉन्ड होता है। N2 में भी होता है। N2 दिया है ना, मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल। एक एथीन दिया, एक नाइट्रोजन, दोनों में पाया जाता है। अब दोनों विकल्प होगा तो ठीक है। दोनों विकल्प है क्या? तीसरा। अच्छा, बहरहाल मल्टीपल बॉन्ड देखिए क्वेश्चन 158 गलत है। फिर एक विकल्प बदल देना पड़ेगा। पहला है F2, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा है H2, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है। तीसरा N2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है। और उसके बाद C2H4, इसमें भी देखिए मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ ट्रिपल, यहाँ डबल, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। मल्टीपल का मतलब कि एक से अधिक बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड है, एक से अधिक हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में एक से अधिक बॉन्ड है। 1 2, इसमें कितने बॉन्ड है? 1 2 3, इसमें 1 2, हाँ, तो एक से अधिक बॉन्ड हुआ तो मल्टीपल हो गया। एक से अधिक हुआ तो मल्टीपल हो गया। O2 में मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, क्या दे रखे हैं? तीसरा, हाँ, इसमें भी यही C2H6 कर देंगे तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगला आते हैं 159। Which bond angle would result in the maximum dipole moment for the triatomic molecule? देखिए ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है 159। ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बीच एंगल थीटा दे रखे हैं और ये x है, ये y है और ये y है। एक ही जैसे आइटम दोनों जुड़े हैं x पर। तो डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा होगा? तो म्यू रिजल्टेंट अभी हमने देखा है किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/थीटा। ये तो है, तो थीटा जितना कम होगा, तो थीटा सबसे कम क्या दे रखा है? 90 ना, तो पहला वाला इसी का सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट घटता जाएगा। अगला 160। ठीक है ना, आज ही प्रूफ कराया है इसके पहले क्लास में। 160 मिटा दे। Which one of the following is an electron deficient compound? Electron deficient compound, electron deficient compound, ICl,
सभी का ऑक्टेट पूरा है, जिसमें किसी एक का ऑक्टेट पूरा ना हो, NH3 सभी का ऑक्टेट पूरा है। BCl3 इसमें बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं है, यही सही होगा। और PCl3 इसमें भी सबका ऑक्टेट पूरा है, तो यही विकल्प ठीक है। बोरान के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने 3 क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया। इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यही इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। अगला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिल्वर इन द लीनियर कॉम्प्लेक्स। इस लीनियर कॉम्प्लेक्स में सिल्वर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में VACPR थ्योरी लागू नहीं होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर लोन पेयर है तो इसका शेप बेंट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, यानी एंगल बदल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चले मिटा दें। अगर हम सिल्वर का हाइब्रिडाइजेशन देखें, सिल्वर में जैसे कॉपर है, इसमें हमें होता है 3D10 4S, ठीक है। सिल्वर है 4D10 और 5S। जब इसको +1 में बदलते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। 4P यहाँ में भी 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 0, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? Sp इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सही लिखा है। क्या हो जाएगा? कैडमियम में यहाँ 2 होता है, सिल्वर में 1 होता है, कॉपर में भी 1 होता है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हमें सिल्वर में 2 लोन पेयर देना है अमोनिया से, तो हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए ना, sp होना चाहिए। देख लीजिए क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन दूसरा इसमें सही है, ठीक है। चले, 2 ऑर्बिटल चाहिए हमें, 2 लोन पेयर के लिए, एक इसका होता है, एक इसका होता है, ठीक है। ये इतना हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट मिटा दे, बनाना हो तो बना लो। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं क्वेश्चन 162। इनका कहना है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बार कैसा ओवरलैपिंग है? इंड टू इंड ओवरलैप लिखाया है, पढ़ाया है। और पाई बांड में कैसा होता है? साइडवेज या लेटरल।
लेटरल कहें या साइडवेज ओवरलैप, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, विकल्प ढूंढ लीजिए। अगला 163, PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। कारण क्या है? इसके पास केवल इसका जो द्वितीय कोष है वो बाहरी कोष होता है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p। इसका दूसरा कोष बाह्य कोष है, ये अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब PCl5 बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? तब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, नो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। और इसका देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसका 3d क्या है? खाली है। इसका 18 की क्षमता है, ये अष्टक का प्रसार कर सकता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो PCl3 अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, इसलिए वह NCl नाइट्रोजन अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, इसलिए NCl5 नहीं बनाता। इसके संयोजी कोष में D उपकोष नहीं होते, इसके संयोजी कोष में D होते हैं। इसका दूसरा कोष बाह्य उपकोष होता है, उसमें केवल S और P उपकोष होते हैं। इसका तीसरा कोष बाह्य उपकोष है, SP और D उपकोष होते हैं। चौथे में SP D और F होते हैं। पहले कोष में केवल S उपकोष, दूसरे में S और P, तीसरे में SPD, चौथे में SPD और F, ठीक है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन के पास केवल 2 उपकोष हैं, बाहरी कोष में D का उपकोष नहीं होता है। 2 कोष हैं, बाहरी उपकोष में D उपकोष नहीं होता, यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, इसलिए NCl5 नहीं बनाता, ठीक है ना। अब 164 देखा जाए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 164 164 देखिए, कोऑर्डिनेट लिंकेज इज फॉर्म by transfer of one electron from one atom to another, by the loss of one electron from each atom, by the sharing of one electron from each atom, none। देखिए कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन, जैसे अगर हमें अमोनिया ले और BF3 में, ठीक है, इसके पास संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है और दूसरे के संयोजी कोष में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है और बदल किस में जाते हैं? NH3+ और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर BF3-, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ये कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या हुआ? एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन का दूसरे में ट्रांसफर, ठीक है ना। तो पहला विकल्प देखिए, बाय ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अनदर, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद शेयरिंग भी है, इन्होंने शेयरिंग का कई, अच्छा दूसरा बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, ऐसा नहीं है, बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। अब इस तरह से तो कोई नहीं है, पहले ट्रांसफर फिर शेयरिंग। इसमें पहले होता है ट्रांसफर, क्या दिया है विकल्प, फिर शेयरिंग, पहले ट्रांसफर और फिर शेयरिंग। इन्होंने केवल ट्रांसफर दिया है, शेयरिंग का ऑप्शन में किसी में नहीं दिया है। ट्रांसफर तत्पश्चात
शेयरिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से फॉलोड बाई शेयरिंग, दोनों होता है, तो इसमें नन का विकल्प सही मान लीजिए। अगला देखते हैं 165। 165 Which among the following compound does not show hydrogen bonding? जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से नहीं जुड़ा होगा वो नहीं बनाएगा। क्लोरोफॉर्म नहीं बनाएगा। अच्छा, which among the following compound does not show hydrogen bonding? क्लोरोफॉर्म, एथाइल अल्कोहल, एस्टिक एसिड और एथाइल ईथर। वैसे डाइएथाइल ईथर तो एकदम नहीं बनाता, ठीक है, और अल्कोहल बनाता है, एस्टिक एसिड बनाता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है अगर वाटर में या इन सब में मिलाइए तो 3 कार्बन पे 3 क्लोरीन, देखिए बेटा दें, अगर प्योर क्लोरोफॉर्म ही है तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। इन पे आंशिक ऋणावेश होता है और इस पे उतने आंशिक धनावेश। तो ये अगर वाटर या इस तरह के ऋण विद्युतीय अगर मॉलिक्यूल कहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लिखाया भी, आपको लिखाया है, ठीक है। तो विकल्प क्या दे रखे हैं दोनों का कि एक चौथा ना, ठीक है। ये फिर लिखाया हमने कि यदि कार्बन, जिस कार्बन पर अगर कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा और उस पर 3 ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े, क्लोरीन, फ्लोरीन, तब ये कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्ड ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बनाता है, ठीक है। बाकी ईथर कहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, चौथा विकल्प यही सही है। वाटर बनाता है, अल्कोहल बनाता है, एसिड बनाता है, अमोनिया बनाता है। वैसे एकाक जगह इस सवाल में नहीं का विकल्प दिए हैं, ठीक है। एकाक इसी बुकलेट में एकाक जगह सवाल आया जिसमें क्लोरोफॉर्म का नहीं माने हैं कि नहीं बनाता, लेकिन ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लिखाया है मैंने। CCl4 और CaH2 में कैसा बॉन्ड है? अगला 166। CCl4 कोवैलेंट है और CaH2 आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना। 165 CCl4 कोवैलेंट और कैल्शियम हाइड्राइड इसमें आयनिक, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्राइड में आयनिक बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है ना। अगला रेजोनेंस में क्या अलग होता है? 166 था क्या ये सवाल? अच्छा 166 है। 167 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या अंतर होते हैं? रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट अरेंजमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसमें डिफर होता है। डिफर इन एटम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, वो भी पेयर में अरेंजमेंट इन पेयर। ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन युग्म का अरेंजमेंट अलग होता है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं। हाँ, पाई और पी इलेक्ट्रॉन। अगला 168 इन अ डबल बॉन्ड कनेक्टिंग 2 एटम देयर इज अ शेयरिंग ऑफ। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी छोड़ देते हैं। अगला 169 एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम्स या ग्रुप्स। न्यूट्रल आइटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिक चार्ज आइटम्स या ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन पे प्लस, क्लोराइड आयन पे माइनस, छोड़ देते हैं। अगला 170
सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कंटेन कोवलेंट कोऑर्डिनेट, दोनों बॉन्ड होते हैं इसमें। क्या दे रखा है? वैसे तो सारे कोवलेंट होते हैं, लेकिन एक इसकी संरचना, हाँ, एक संरचना इसका ऐसा भी हम देखते हैं। दो इसके स्ट्रक्चर, जैसे एक ये इसकी संरचना होती है, इसमें सभी कोवलेंट, एक ऐसी संरचना, ठीक है। वैसे ये ज्यादा मान्य है, इसमें वो केवल कोवलेंट है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट दोनों, ठीक है। ये ज्यादा मान्य संरचना है, इस हिसाब से केवल कोवलेंट है, लेकिन इस संरचना को देखेंगे तो कोऑर्डिनेट भी है। अगला, पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सेप्टेड बाय मॉलिक्यूल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पैरामैग्नेटिज्म कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 171 भी छोड़ते हैं। अगला 172, द सल्फेट ऑफ अ मेटल हैज फार्मूला, बहुत बता चुके हैं, सल्फेट फास्फेट छोड़ते हैं, वही रिपीट है। 173, bond between phosphorus atom and chlorine atom in PCl5 are likely to be ionic with no covalent character, covalent with some ionic character, covalent with no ionic character। PCl5 नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, बॉन्ड पोलर है। कोवलेंट है विद सम आयनिक कैरेक्टर कहा जा सकता है। 173, PCl5। ठीक है ना। रिजल्टेंट डाइपोल तो 0 हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड में हल्की सी पोलरिटी होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कोवलेंट विद सर्टेन आयनिक कैरेक्टर, यानी हल्की सी पोलरिटी इसमें बॉन्ड में होगी। ठीक है। विकल्प एक बार जरा देखिए क्या दे रखे हैं। कोवलेंट विद वही, हाँ ठीक है। चलिए एक और आ जाते हैं 75, इसी पे बंद करते हैं। 74 पहले देखिए, वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है ना, उसको तोड़ने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है। 175, मिसिंग ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, शॉकी डिफेक्ट होता है ये, बहरहाल आप लोग नहीं पढ़े हैं इन सब चीज़ों को, आपके सिलेबस के बाहर का है। 176 से कल बताते हैं। ठीक है।